Hi, so we are reading class 12th Human Geography book. Human Geography, Nature and Scope, World, Population, Composition and Development और उसके बाद ये यूनिट 3 है दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी जो लास्ट वीडियो में देखा एंड दिस इज सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में हम डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन कर रहे हैं नेचर से। सेकेंडरी एक्टिविटी में ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है इसमें कुछ ह्यूमन इनपुट्स आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही है और फिर ये बन रही है सेकेंडरी एक्टिविटी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी रिवॉल्व करती है अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज ज़रूरी हैं और वो रिसोर्सेज हमें मिलेंगे या तो प्राइमरी एक्टिविटी जैसे हमने एग्रीकल्चर देखा था, माइंस। सेकेंडरी एक्टिविटी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग आएगी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इस टाइप की एक्टिविटीज़ है। दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। सेकेंडरी एक्टिविटी एंड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड करती है वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो एक रॉ मटेरियल है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया तो वो बनेगा सेकेंडरी एक्टिविटी, वो कहलाएगी सेकेंडरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन है, कॉटन इन द बॉल हैज लिमिटेड यूज, बट अगर इस कॉटन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया यार्न में, धागे में, तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और इस धागे से अपन कपड़े बना सकते हैं। सिमिलरली आयरन ओर निकाला हमने माइन से। आयरन ओर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द माइंस, बट आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टील, आयरन को आप स्टील में कन्वर्ट कर दो तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, इट गेट्स इट्स वैल्यू। और ये जो स्टील है उससे आप बहुत सारे वैल्यूएबल मशीन्स, टूल्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। ये वैल्यू एडिशन जो है दिस इज सेकेंडरी एक्टिविटी। द सेम इज ट्रू ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फार्म, फॉरेस्ट, माइन, सी। प्राइमरी एक्टिविटी हुआ, उसमें वैल्यू एडिशन हुआ तो वो हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी देयरफॉर आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हम यूज होता है। प्राइमरी, वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी एक्टिविटी। सो ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब वन बाय वन हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व करती है एक फुल अरे, बहुत लिस्ट है, फुल अरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, हाथों से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट, मोल्डिंग आयरन हो सकता है, स्टील, स्टैंपिंग आउट प्लास्टिक टॉयज, टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स, टू स्पेस व्हीकल। दिस कुड बी एनीथिंग, बहुत बेसिक चीज भी हो सकती है और एडवांस्ड स्पेस व्हीकल्स भी हो सकते हैं। ये सब है मैन्युफैक्चरिंग। In each of these processes, the common characteristics are the application of power, mass production हो रहा है identical products का, और specialized labor है factory settings में for the production of standardized commodity। जैसे आप कोई एक प्रोडक्ट लेते हो किसी कंपनी का, आपने एक पेन लिया, एक पेंसिल लिया, अब जो भी उस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का, सब पेन एक जैसे होंगे तो वो क्या होगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा और उन पेन का प्रोडक्शन लैक्स में होगा। तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन होगा, स्पेशलाइज्ड लेबर होगा, वहाँ पे एक इंजीनियर उन्होंने लगाया होगा, वर्कर लगाया होगा जो पूरा स्पेशलाइज्ड है उस पेन इंजीनियरिंग में। तो ये क्या है, एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, मास प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशलाइज्ड लेबर है फैक्ट्री में, स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटी है, मतलब सबका एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है और उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये अब आ रहा है फैक्ट्री सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद मॉडर्न पावर, मशीनरी, और इट में स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव। तो इसकी बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बेसिक चीज़ भी हाथ से कुछ बनाया है वो भी मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन से बनाया है लार्ज ह्यूज स्केल में वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। Most of the third world countries still manufacture in the literal sense of the term. It is difficult to present a full picture of all the manufacturers in the country. तो कुछ फर्स्ट कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मैन्युफैक्चर का लिटरल मीनिंग ही होता है हाथ से कुछ बनाना, तो वो अभी भी हाथ से कुछ बना रहे हैं।
द पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है. More emphasis is given to the kind of industrial activity which involves less complicated systems of production. So depending upon the level of economy किसी particular country में ये different type of manufacturing देखने को मिलती है. अब जैसे ये भी एक manufacturing है. See the scale, huge scale है यहाँ पे. This is also manufacturing. अब characteristics क्या होती है modern large scale manufacturing की? Modern large scale manufacturing में ये सारे features देखने को मिलते हैं. यह स्पेशलाइजेशन होता है स्किल्स का और मेथड ऑफ प्रोडक्शन का. एक पर्सन है ना वो स्पेशलिस्ट है, उसने इंजीनियरिंग किया, एकदम स्पेशलिस्ट है वो उस एक्टिविटी में, उस प्रोडक्शन में. अंडर द क्राफ्ट, ये क्राफ्ट है. मेथड, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर. अब जैसे कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां मेड टू ऑर्डर प्रोडक्शन है, किसी ने ऑर्डर किया तो वो कंपनी उसको बनाएगी. सो द कॉस्ट आर हाई. जैसे रोल्स रॉयस की कार्स होती है, मेड टू ऑर्डर होती है. On the other hand, mass production involves production of large quantities of standardized parts by each worker performing only one task repeatedly. अब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल देखते हैं, असेंबली लाइन का एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं और हर वर्कर स्पेशलाइज्ड है. जैसे एक वर्कर है वो केवल टायर्स में स्पेशलाइजेशन है, दूसरा वर्कर है वो स्टीयरिंग व्हील्स देख रहा है, एक ग्लासेस देख रहा है, एक सिक्योरिटी कंपोनेंट देख रहा है, एक ने मोबाइल इंजन पे काम किया. तो स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे. लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स है. हर जो वर्कर है ना वो एक पर्टिकुलर काम करेगा और सब अपना अपना काम करेंगे और सबका असेंबली होगा और ये असेंबली लाइन बन जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सी, मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल मीनिंग अभी हमने देखा, टू मेक बाय हैंड, हाथ से कुछ बनाना. However, now it includes goods made by machines. But अब machines ने हाथों को replace कर दिया है और machines वो production कर रही है. So it is essential a process. तो ये कौन सी process हुई? It is essentially a process which involves, definition याद रखिए, transforming raw material into finished goods. Raw material को finished goods में बनाना, higher value add करना, higher value for sale in local or distant market. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, इससे हम कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बता पाते हैं. इट मेक्स अ गुड इम्प्रेशन. सो इट इज़ एसेंशियली अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू फॉर सेल इन लोकल और डिस्टेंट मार्केट्स. सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग. Conceptually, an industry is a geographically located manufacturing unit maintaining books of accounts record under a management system. और इंडस्ट्री क्या होगा? इंडस्ट्री वो एक जगह है, वो एक इंडस्ट्री एक जगह पे लोकेटेड एक कंप्लीट यूनिट है जहाँ पे और भी बहुत सारे काम है, जैसे बुक्स मेंटेन करना, मैनेजमेंट, रिकॉर्ड वगैरह. एक कंप्लीट यूनिट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट बाहर आ रहा है सेल करने के लिए लोकल और डिस्टेंट मार्केट में. As the term industry is comprehensive, ये भी comprehensive है, it is also used as synonym with manufacturing. तो कई बार हम इंडस्ट्री की जगह मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जगह इंडस्ट्री synonym है. When one uses terms like steel industry, chemical industry, so one thinks of factory है, वहाँ पे processes हो रही है. But there are many secondary activity which are not carried out in factories, such as what is now called entertainment. तो हम देखते हैं entertainment industry भी होती है, म्यूजिक इंडस्ट्री होती है, टूरिज्म इंडस्ट्री होती है. तो इंडस्ट्री जो शब्द है ना, ये एक बहुत वाइड यूज इसका होने लग गया है. सो फॉर क्लैरिटी द लॉन्गर एक्सप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज यूज्ड. ओके, तो हमने इसका जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ब्रॉडर वे में हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो ये जो था, ये था स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की. तो ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है मैकेनाइजेशन. मैकेनाइजेशन का मतलब है मशीन्स, कुछ गैजेट्स यूज हुए हैं. मैकेनाइजेशन का मतलब है गैजेट्स यूज किए टू अकॉम्प्लिश टास्क. ऑटोमेशन का मतलब है विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन. तो मैकेनाइजेशन का मतलब हुआ सिंपल गैजेट्स डाल दिए. ऑटोमेशन का मतलब हुआ आपने कुछ और एडवांस्ड वहाँ पे काम, सपोज डिसीजन मेकिंग समथिंग है, ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है मशीन्स ने, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएगी.
ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज जहाँ पे फीडबैक होता है, क्लोज्ड लूप कंप्यूटर होता है, इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कंट्रोल थ्योरी, विथ वेयर मशीन्स आर डेवलप्ड टू थिंक हैव स्प्रंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दिस इज नॉट अनफ। आज की डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन्स आउटस्मार्ट कर रही हैं ह्यूमंस को डिसीजन लेने में, डेटा कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, सो मेनी थिंग। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनाइजेशन। अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हैं और इससे क्वालिटी कंट्रोल होता है, वेस्ट का कम होता है, इनएफिशिएंसी कम होती है, और पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हम इम्प्रूव करते हैं। पॉल्यूशन नहीं करना है हमें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसका स्ट्रैटिफिकेशन कैसा होता है? स्ट्रैटिफिकेशन मतलब ऐसे लेयर्स में आना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। सी, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है वो कैरेक्टराइज्ड है कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, डिवीजन ऑफ लेबर है, प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। तो हमने बिजनेस में भी देखा है फ़ायदा तब होता है जब कॉस्ट कम है, कम कीमत पे एफिशिएंटली आप प्रोडक्शन कर रहे हो। कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी एक चाहिए होता है जो मैनेजमेंट वगैरह देखे। तो ये जो कंपनीज होती है ना, उसमें ऐसे लेयर्स बनी हुई है, डिवीजन ऑफ वर्क है बेसिकली। मशीन टेक्नोलॉजी है, स्पेशलाइजेशन है, टूल्स यूज हुए हैं, पैसे भी लगेंगे, कैपिटल, कैपिटल के और भी फॉर्म होते हैं, ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, लैंड हो सकता है, प्रॉपर्टी, कैश, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, ये पॉइंट्स हैं। अब ये जो मशीन्स होती है इनका अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेजर कंसंट्रेशन है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का, वो फ्लरिश हुआ इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस में। दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। तो जैसे हमने ह्यूमन पॉपुलेशन देखा, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा थी, कुछ जगह नहीं थी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अराउंड 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड में ही कवर्ड है। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो हर जगह जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा आया वहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। तभी हम पुराने जो हमारे प्लानिंग कमीशन प्लान्स होते थे, 5 ईयर प्लान, वहाँ पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एम्फेसाइज करते थे। However, in terms of the total area covered, manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller area than that of agriculture due to greater intensity of processes। अब इसका क्या मतलब है? जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो जो खेत में अगर कुछ करना है आपको, तो आपको इतना बड़ा खेत लेना है 1 एकड़ का, बट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है तो आप 100 स्क्वायर फीट में भी एक प्लांट डाल सकते हो और उसका यूटिलिटी वुड बी सेम एज दिस बड़े वाले खेत के एरिया के बराबर, बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का अमेरिकन कॉर्न बेल्ट है जिसमें 4 लार्ज फॉर्म्स हैं, 10 से 20 वर्कर है, 50 से 100 पर्सन है। बट ये जो सेम एरिया है इसमें सेवरल लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्री बन जाएगी। ये 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आईटी सेक्टर के कितने सारे ऑफिसेज बन जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन सकती है। तो दिस इज द वे, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्री बनेगी और उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स काम कर सकते हैं केवल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड ज़्यादा था, यहाँ कम लैंड पे भी आप उतना काम कर सकते हो। सो वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशन? अब एक अगर अपन ज्योग्राफी स्पेशलाइजेशन देखें ना, तो उसमें एक वेबर्स थ्योरी भी होती है इंडस्ट्रियल लोकेशन की। तो इंडस्ट्रीज जहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेट करेंगी जहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है, या फिर मार्केट एक्सेस हो रहा है, या फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई मिल रही है, इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज करना चाहती है प्रॉफिट, फायदा होना चाहिए बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। सो देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। कॉस्ट वहाँ पे मिनिमम है। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या क्या हो सकते हैं? अब सी, पहला है मार्केट। आपको प्रोडक्शन करना है, सामान बनाना है, तो उसको बेचना भी है। बेचोगे कहाँ पे? मार्केट में बेचोगे। तो मार्केट के आसपास ही आप प्रोडक्शन करो तो ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एक्सेस टू मार्केट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मार्केट जो होता है इसका मतलब लोग हु हैव डिमांड, वहाँ पे डिमांड है उन गुड्स का, एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर। और डिमांड होना कुछ नहीं होता,
डिमांड के साथ साथ वहाँ पे परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक जगह है जहाँ पे डिमांड है कि ऑडी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, बट पैसे नहीं है तो वहाँ पे परचेजिंग पावर नहीं होगी। सो डिमांड इज़ वन थिंग एंड एबिलिटी टू परचेज इज ऑल्सो वन थिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टू परचेज फ्रॉम द सेलर एट अ प्लेस। रिमोट एरिया इनहेबिटेड बाय फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट, बिकॉज वहाँ पे फिर नंबर्स नहीं आएंगे। तो डेवलप्ड रीजन ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये लार्ज ग्लोबल मार्केट्स होते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल यहाँ पे बहुत हाई होती है। ओके, सो ये क्या हुए, ये एक्सेस टू मार्केट हुआ। अब ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे परचेजिंग पावर भी अच्छी है और डिमांड भी अच्छी है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा आएंगी। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का है, जिसमें इंडिया वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे मार्केट है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रीज है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसका ग्लोबल मार्केट है। अब जैसे हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट ऐसा चीज़ होती है कि आप बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, इसका ग्लोबल मार्केट है। अगर हम बोइंग की बात करें या फिर एयरबस की बात करें तो इनका ग्लोबल मार्केट है, ये सब जगह अपने प्लेन सप्लाई करेंगे। आर्म्स इंडस्ट्री ऑल्सो हैज़ ग्लोबल मार्केट। हम अक्सर सिप्री की रिपोर्ट देखते हैं, इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग दिस इंडस्ट्री का इम्पोर्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सफिशिएंट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो इससे क्या होता है, लोकेशन डिटरमाइन होती है, एक्सेस टू मार्केट कहाँ पर है। कुछ चीज़ों का एक्सेस डोमेस्टिक होगा, कुछ चीज़ों का एक्सेस इंटरनेशनल होगा, ग्लोबल लेवल पे एक्सेस होगा मार्केट का। तो ये तो पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर हुआ एक्सेस टू रॉ मटेरियल, कच्चा माल। रॉ मटेरियल यूज बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए और वो ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन चीप, बल्कि बहुत भारी रॉ मटेरियल है, सस्ता माल है, वेट लूजिंग मटेरियल है, जैसे कि ओर्स। ये लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होता है, जैसे स्टील, शुगर, सीमेंट इंडस्ट्री। अब ओर क्या होता है, ओर्स मतलब हमने यहाँ से खदान से निकाला, मिनरल निकाला। ओके, जैसे हमने आयरन का यहाँ पे ओर निकाला, आयरन ओर है, इसको हमने डिग करके बाहर निकाला। अब ये जो आयरन ओर है ना, ये बहुत भारी रहेगा। अगर 2 क्विंटल का है, 1 क्विंटल का है, तो इससे स्टील पूरा थोड़ी निकलेगा। 1 क्विंटल से स्टील बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, 10, 20, 50%। बाकी का जो मोर देन 50% है वो वेस्टेज है। तो अगर हम यहाँ से खदान से ओर निकाला और उसको फिर 50 किलोमीटर ट्रैवल करके ले जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो इतना भारी सामान 50 किलोमीटर ट्रैवल करना तो वेस्टेज हो गया। सो दैट इज वाई आयरन जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ बनाना फायदा होगा, कि हम जहाँ पे खदान है, जहाँ से ओर निकला, उसी के बगल में आप इंडस्ट्री बना दो, ट्रांसपोर्टेशन बच गया। आपने 1 क्विंटल का ओर निकाला, बट जो स्टील हुआ वो सपोज 10 किलो का ही हुआ, अब इस 10 किलो को आप ट्रांसपोर्ट कर दो कहीं पे भी। सो दैट इज वाई एक्सेस टू रॉ मटेरियल। स्टील, शुगर, शुगर भी वेट लूजिंग मटेरियल है और सीमेंट भी है, तो ये लोकेशन पे एस्टेब्लिश करना बेटर होता है। फिर पेरिशेबिलिटी होता है, कुछ चीज़ें होती है जल्दी खराब हो जाती है, जैसे मिल्क है, मिल्क जल्दी खराब हो जाएगा। वाइटल फैक्टर है लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि आपको वेजिटेबल्स का कुछ प्रोसेसिंग करना है, तो जहाँ उग रही है वेजिटेबल आप वहीं पे अपनी फैक्ट्री डालोगे। एग्रो प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्लोज टू द सोर्सेज होते हैं, फार्म प्रोड्यूस और मिल्क सप्लाई रेस्पेक्टिवली में। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या हुआ, एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब ये एक्सेस टू लेबर सप्लाई है, बहुत लेबर चाहिए होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। अगर आपने एक फैक्ट्री डाली और वहाँ पे लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो आप काम कैसे कराओगे। तो यू वुड हैव टू पुट फैक्ट्री वेयर जहाँ पे इजी रॉ मटेरियल है, लेबर सप्लाई है। दिस इज द रीजन आप देखना बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं, फोर्ड हुआ या फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया में एक्सेस टू चीप लेबर है। अमेरिका में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इंडिया में कम पैसे में काम हो जाएगा। लेबर सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। चाइना में क्यों इतना मैन्युफैक्चरिंग होता है, बिकॉज चाइना में स्किल्ड लेबर है और वो चीप भी है। मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रही है, तो इससे कुछ हद तक ये लेबर डिपेंडेंसी कम हुआ है, बट फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये कौन सा थर्ड फैक्टर हुआ, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अगर पेट्रोलियम कोर पे डिपेंडेंट है, कोल पे, तो उसकी सप्लाई होना चाहिए। इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड टू क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी,
जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में बहुत बिजली चाहिए होती है, तो देखना एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यूजुअली वहाँ होती है जहाँ पे कोई पावर प्लांट लगा हुआ है। कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, पेट्रोलियम भी है, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज है एनर्जी फॉर मैनी इंडस्ट्री। तो दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर। अब जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, इसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। अब देखो मैक्सिमम जो ग्रोथ हुआ है ना वो कोस्टल एरिया में हुआ है। कोस्टल एरिया में क्यों ज़्यादा ग्रोथ हुआ? बिकॉज मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है ओशियन, सी रूट से। स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू कैरी रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, और जो फिनिश्ड गुड है उसको मार्केट में पहुंचाना, ये एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट में। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवेज नेटवर्क, एयरप्लेन, देन सी, एवरीबडी एवरीथिंग वहाँ पे हाईली डेवलप्ड है, विच इज ऑलवेज इंड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दीज एरिया। तो इंडस्ट्रीज यहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालना पसंद करते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंप्रूवमेंट हो गया है ट्रांसपोर्टेशन से, इससे क्या होता है? इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। कुछ एरिया होते हैं जैसे इंडस्ट्री का, हम नेक्स्ट इंडिया जो नेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी का, उसमें देखेंगे इंडिया में बहुत जगह दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बने हुए हैं। स्पेशलाइजेशन हो गया है मैन्युफैक्चरिंग का, रीजनल स्पेशलाइजेशन। अब कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल्दो अब डिजिटल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हो रही है, बट कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग एज वेल। तो ये तो कुछ चीज़ें हुई, और एक और चीज़ आता है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, वहाँ के सरकार आपको ईजिली लैंड प्रोवाइड करा पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट जो लॉज है उसका एनफोर्समेंट हो रहा है, वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना और रैप अप करना क्या ईजी है, लॉज एंड लेजिस्लेशन वहाँ पे कैसा है, सप्लाई ऑफ दिस पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन, लैंड एट्सेट्रा, वहाँ के वर्कर्स के क्या लॉज है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या वो वहाँ पे इंसेंटिव देता है, जैसे अभी सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दे रही है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है रीजनल पॉलिसी, प्रमोट करती है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज हेल्प करती है सेटअप में, जैसे एक सेज इन्होंने एस्टैब्लिश किया था सेटअप में। फिर है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्री। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का। कई इंडस्ट्री बेनिफिट होती है नियरनेस टू लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री लग गई, उसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी एक डिपेंडेंट फैक्ट्री भी लग जाएगी, जैसे ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट की तरह ये काम करते हैं। ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसकी कंपनी भी आसपास बनने चालू हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे पुणे में एक मेन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके आसपास ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, सीट कवर्स हैं, बॉल ऑयल, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें उसके आसपास ये डेवलप होने लग जाएगी। तो ये बनेगा एग्लोमरेशन। तो इससे क्या होता है? एग्लोमरेशन हो जाता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, यहाँ पे कॉस्ट सेव होती है यहाँ पे। तो इससे बेनिफिट एग्लोमरेशन इकोनॉमी का होता है, इससे सेविंग्स होती है, डिराइव फ्रॉम लिंकेजेस होती है। जैसे एक कंपनी ने A1 ने एक बनाया प्रोडक्ट, वो दूसरी कंपनी B1 में यूज हो गया, फिर B1 का प्रोडक्ट तीसरी कंपनी C1 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो गया, तो इससे सेविंग्स होती है। तो ये सब एक जगह पे काम करना टाइटली निटेड प्रेफर करते हैं। दीज फैक्टर्स ऑपरेट टुगेदर टू डिटरमाइन इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हुए, एक्सेस टू मार्केट, access to raw material, access to labor supply, access to sources of energy, access to transportation communication facilities, government policies, agglomeration economies link between industry। अब एक इंडस्ट्री होती है फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कहीं पे भी आप सेटअप कर सकते हो, वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस में, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है, वेट लूजिंग जैसी कोई इसमें कंपल्शन भी नहीं है। ये लार्जली डिपेंड होती है कंपोनेंट पार्ट पे जो आप कहीं से भी ऑप्टेन करो। जैसे आईटी इंडस्ट्री बहुत हद तक फुट लूज इंडस्ट्री है, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल लेबर फोर्स चाहिए। पॉलिटिंग इंडस्ट्री यूजुअली नहीं होती है ऐसी। इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकी लोकेशन पे होता है, एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क हो सकता है। ये कुछ क्राइटेरिया, अब ये जो क्राइटेरिया है ना ये एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डेविएशन पॉसिबल है। बट फुट लूज का मीनिंग पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को एक जगह फिक्स नहीं, कहीं पे भी आप सेटअप कर सकते हो, फुट लूज इंडस्ट्री।
तो ये तो हो गया इंडस्ट्री का दिस टेक्नोलॉजी दिस जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ उसका साइज क्या है, इनपुट रॉ मटेरियल का साइज क्या है, आउटपुट प्रोडक्ट एंड ऑनरशिप क्या है, उसकी ऑनरशिप क्या है। तो इस टाइप से डिफरेंट क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज देखें तो साइज मतलब छोटी इंडस्ट्री है, मीडियम है, स्मॉल है। एमएसएमई का भी अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है, हैव अ लुक एट न्यू डेफिनेशन। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल लगा है, कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये डिटरमाइन करता है साइज ऑफ इंडस्ट्री। अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री में बी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड, कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। कितना बड़ा साइज है उसके हिसाब से ये चीज़ें आ सकती है। अब ये एक चार्ट है, इसको अपन स्ट्रेट कर लेते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक साइज हुआ, साइज के हिसाब से क्या हुआ, जैसे हाउस होल्ड है, घर पे ही कुछ उद्योग हो रहा है, गृह उद्योग, आर्टिफैक्ट्स बना रहे, तो ये स्मॉल स्केल हो गया। ये घर का हो गया, स्मॉल स्केल थोड़ा और बड़ा होगा, फिर लार्ज स्केल होगा। रॉ मटेरियल के हिसाब से क्या हो सकता है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर का कुछ इनपुट रॉ मटेरियल है, जैसे शुगर हुआ, एडिबल ऑयल हुआ, कॉटन, टेक्सटाइल, कॉफी, टी, रबर। ये रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रो बेस्ड है। मिनरल से रॉ मटेरियल आ रहा है तो मिनरल मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। मेटेलिक में फेरस और नॉन फेरस है, फेरस में आयरन एंड स्टील हुआ, नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी। नॉन मेटेलिक में जैसे सीमेंट और पॉटरी। तो ये हुई मिनरल बेस्ड। केमिकल बेस्ड देखें तो पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सॉल्ट, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब चीजें हुई केमिकल बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड हुआ टिम्बर, लैक, टर्पेंटाइन, पेपर। फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है वो इसका रॉ मटेरियल है। एनिमल बेस्ड हुआ लेदर और उल। तो ये चीजें हुई इनपुट रॉ मटेरियल। सिमिलरली आउटपुट प्रोडक्ट देखें तो आउटपुट क्या हो रहा है, बेसिक कुछ चीज बन रहा है, आयरन स्टील, या फिर से कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं, बिस्किट्स या टेक्सटाइल है। उसका साइज क्या है, पब्लिक सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की है, जॉइंट सेक्टर की है, ऑनरशिप क्या हो रही है वहां पे। तो दिस इज द वे क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री। ये प्राइवेट सेक्टर है, ये जॉइंट सेक्टर है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और ये गवर्नमेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब जो नेक्स्ट है दैट इज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। इसको वन बाय वन क्विकली सारे देखते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। सी, ये स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सिंपल सिंपल हैंड टूल्स होते हैं, एवरीडे के गुड्स वो होम्स में बनाते हैं, और घर में जो फैमिली मेंबर हैं वो ही पार्ट टाइम लेबर करके उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं। फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो या तो खुद ही कंज्यूम कर लेंगे सेम हाउस होल्ड में, या फिर लोकल आसपास विलेज मार्केट में या बार्टर में, एक्सचेंज में उसको सेल कर देंगे। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसमें इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा मैन्युफैक्चरिंग को। लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस है एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस्ड लोकली। सो दिस इज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि ये बना रहे हैं पॉट बना रहे हैं, ये कुछ गमला टाइप बना रहे हैं, दिस पॉट कोर्टयार्ड में एग्जाम्पल हाउस होल्ड इंडस्ट्री है नागालैंड में। ये क्या है, एक बैम्बू की बास्केट बना रहे हैं रोड साइड में अरुणाचल प्रदेश में। सो दिस इज द वे। कुछ कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे फूड स्टफ हुआ, फैब्रिक, मैट्स, चटाई, कंटेनर, टूल्स, फर्नीचर, शूज, फिगराइन हो सकता है वुड के, फॉरेस्ट शूज, थॉन्ग्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम लेदर का कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, पॉटरी, ब्रिक, क्ले का, स्टोन्स का, गोल्ड स्मिथ या तो ज्वेलरी घर पे बना रहा है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज का, या कुछ आर्टिफैक्ट क्राफ्ट्स हैं बैम्बू के, वुड के, ये सब चीज़ें हो जाता है ऐसे स्मॉल स्केल में यहाँ पे बन रहा है हाउस होल्ड में। हाउस होल्ड है ये। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय इट्स प्रोडक्शन की टेक्निक क्या है और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या है। ये थोड़ा अब और एडवांस हो रहा है। वर्कशॉप आउटसाइड द होम, कॉटेज ऑफ इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर्स में है। इस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स हो सकती है, कुछ सेमी स्किल्ड लेबर्स भी हैं। देयर इज अब थोड़ा एडवांसमेंट आ रहा है। इसमें एम्प्लॉयमेंट होगा, लोकल परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन होती है ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ये कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें छोटा मोटा कुछ मशीन्स भी यूज़ करेंगे, सेमी स्किल्ड भी यूज़ होगा, परचेजिंग पावर, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बेसिक था, ये थोड़ा एडवांस हुआ। अब और एडवांस करते हैं लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज मार्केट्स आएंगे, रॉ मटेरियल आएगा, इसमें थोड़ा अब एनर्जी लगेगा, अब स्पेशलाइजेशन आ रहा है, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी,
असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होगा, मतलब वर्कर्स एक एक चीज स्पेशलाइज कर रहा है और उसको एक जगह जाके असेंबल किया जा रहा है। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, ये डेवलप हुआ है टेक्निक लास्ट 200 ईयर में, यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नॉर्थ ईस्ट यूएसए एंड यूरोप में। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी मिल रहा है लार्ज स्केल, यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड टाइप। एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल होते हैं और एक होता है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, ये थिकली क्लस्टर्ड है इन अ फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्री। कुछ एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये ट्रेडिशनल लार्ज स्केल। हाई टेक्नोलॉजी के हैं, ये डिफ्यूज हो गए हैं लेस डेवलप्ड कंट्री में, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनका आप इजीली दूसरी जगह रीलोकेट भी कर सकते हो। अब जैसे ये क्या है, ये कंपनी है जापान में, कार असेंबली। अब कार में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो ये असेंबली लाइन है, पहली कार, दूसरी कार, तीसरी, चार, पाँच, सी 1 2 3 4, ये साइमल्टेनियसली सारी कार प्रोड्यूस हो रही है। एक एक पर्सन स्पेयर पार्ट्स लाता है, इस कार में फिट करता जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंबल हो रहा है, असेंबल हो रहा है। असेंबली हाईएस्ट प्लांट मोटर कंपनी इन जापान। इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल है, बेसिकली वो इंडिया में असेंबल करते हैं आज की डेट में। स्पेयर पार्ट्स बाहर से बुलाते हैं और इंडिया में असेंबली लाइन प्रोडक्शन असेंबल कर रहे हैं, वो असेंबल दिस इन इंडिया। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल। अब इनपुट रॉ मटेरियल सेकेंड कैटेगरी था, एग्रो, मिनरल, केमिकल, फॉरेस्ट और एनिमल। पहला है एग्रो। एग्रो प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फील्ड में, फार्म में, और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रूरल अर्बन मार्केट पे। मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है जैसे फूड प्रोसेसिंग हुआ, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस जैसे कि टी, कॉफी, कोकोआ, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर, खेती। स्पाइसेस, ऑयल, फैट्स, टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, सिल्क, ये सब चीज़ें हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अब फूड प्रोसेसिंग हो सकती है। एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड जैसे कैनिंग हुआ, अब आपने जूस बनाया उसको कैन करो, क्रीम बनाओ, फ्रूट प्रोसेसिंग करो, कॉन्फेक्शनरी कुछ खाने पीने का ऐसे बनाओ। तो ये हुआ फूड प्रोसेसिंग। फूड था, उसको आपने प्रोसेस करके कुछ चीज़ बनाया, जैसे मिल्क था उससे आपने चीज़ बना लिया। सम प्रिजर्विंग टेक्निक भी होगा, बिकॉज जैसे मिल्क है इसकी शेल्फ लाइफ कम है, जब चीज़ बनाते हैं तो ये 2 3 महीने टिक जाता है। फर्मेंटेट, पिकल, ड्राइंग, जैसे अचार बनाया है, ड्राइंग, ये सब चीज़ें हुआ, मतलब कुछ इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ। दे हैव बीन नोन सिंस एंशिएंट टाइम। दीज हैड लिमिटेड एप्लीकेशन टू केटर टू प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिमांड्स, बट अब इनका डिमांड बढ़ेगा। जैसे ये टी गार्डन है, ये कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु में है। ऑल्दो साउथ में कॉफ़ी ज़्यादा होता है। टी गार्डन एंड टी फैक्ट्री, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। अब एग्री बिजनेस, कमर्शियल फार्मिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। फाइनेंस कहाँ से होगा, ये बिजनेस के थ्रू होता है, जिसका मेन इंटरेस्ट लाई है आउटसाइड एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉरपोरेशंस होते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, टी प्लांटेशन हुआ, प्लांटेशन प्लांटेशन टाइप, तो वो यहाँ पे कैपिटल लाते हैं, फाइनेंस करते हैं। एग्री बिजनेस फॉर्म्स मैकेनाइज्ड होते हैं, लार्ज इन साइज है, हाईली स्ट्रक्चर्ड है, रिलायंट है, केमिकल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एग्रो फैक्ट्रीज, इनको बोला जाता है एग्रो फैक्ट्री, मतलब ये फैक्ट्री है बट रॉ मटेरियल इनका एग्रीकल्चर है, तो दिस इज एग्रो फैक्ट्रीज, एग्री बिजनेस। तो ये पहला हुआ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल मतलब दिस रॉ मटेरियल कुछ मिनरल है, जैसे कुछ फेरस मेटेलिक है, जैसे कंटेंट फेरस आयरन का है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ये सम यूज नॉन फेरस भी हो सकता है, फेरस नॉन फेरस। नॉन फेरस में अल्यूमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी हो सकती है, मतलब दीज आर सम मिनरल, मेटेलिक मिनरल है। मैनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, जैसे सीमेंट हुआ, पॉटरी इंडस्ट्री हुआ। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या हुई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में भी 2 कैटेगरी है, दिस इज आयरन एंड दिस इज नॉन फेरस। थर्ड है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। सच इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स, जैसे पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सॉल्ट, सल्फर, पोटैश, ये सब चीज़ें हुई। केमिकल इंडस्ट्री आर ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, इसमें भी एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो या तो वुड से आया है या कोल से आया है। सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसे पहले एक तो धागा होता है, रेशम हो रहा है, फिर एक सिंथेटिक फाइबर भी आ गया, ये प्लास्टिक से बना है। ये भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का एक मेजर रॉ मटेरियल होता है दिस पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत प्रोमिनेंट है।
फोर्थ है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ इनपुट कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट रॉ मटेरियल आएगा। ये मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि टिम्बर हुआ, लकड़ी, टिम्बर, फर्नीचर, वुड हुआ, लकड़ी, बैम्बू, ग्रास, पेपर इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री, ये सारी चीजें यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड है, रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। अब ये क्या है? पल्प मिल है इन द हार्ट ऑफ दिस टिम्बर एरिया ऑफ अलास्का। पल्प, लकड़ी से पल्प बनता है और पल्प से फिर ये पेपर वगैरह बहुत सारी चीजें बनाएंगे। पल्प मिल इन द हार्ट ऑफ दिस अलास्का। अब एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री भी हो सकती है, जैसे लेदर इंडस्ट्री हुआ, ऊन से वुलन हुआ, ये एनिमल से सारी चीजें बुलाते हैं। आइवरी, जो दिस हाथी का आइवरी ऑब्टेन फ्रॉम एलिफेंट्स टस्क। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट, तो ये क्या थी? इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट थी, इनपुट रॉ मटेरियल। कौन कौन सी इंडस्ट्री हुई? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग और दिस बिजनेस। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, एनिमल, दीज इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट है। यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स, आयरन और स्टील। रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन्स एंड टूल्स क्या है? आयरन एंड स्टील है। रॉ मटेरियल क्या है? आयरन एंड स्टील है। बट ये भी एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम रॉ मटेरियल, बेसिक इंडस्ट्री हुआ। तो आपने आयरन स्टील बनाया, अब आयरन स्टील से बहुत सारी चीजें दूसरी भी बन सकती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लिंक? जैसे आयरन और स्टील से आप मशीन्स बनाया, पर ये तो टेक्सटाइल था, बट जो मशीन बना वो बना आयरन और स्टील से। आपने क्लोथ बनाया, कपड़ा बनाने के लिए भी एक मशीन चाहिए, वो मशीन बनी है लोहे की, स्टील की। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स डायरेक्टली। जैसे आपने बिस्किट बनाया, ब्रेड बनाया, टी, सोप, टॉयलेटरीज, पेपर, टेलीविजन, ये सब क्या है? कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता, वो इसको देख रहा है, डायरेक्ट यूज करेगा। कंज्यूमर गुड्स हैं और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज हैं ये वाली, ये सारी है ना, बिस्किट, टी, ये डायरेक्ट कंजम्पशन बाय कंज्यूमर हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप है, तो ये क्या थी? दिस कंज्यूमर वाली थी, आउटपुट बेस्ड। ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब उसका स्वामित्व किसके पास है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है जो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है। नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इंडिया में। सोशलिस्ट कंट्री में तो सरकार ही सब ओन करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर ओन करता है। ये मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि कैपिटलिस्ट कंट्री में देखने को मिलता है कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप, ऐसे लोग उसको, गवर्नमेंट नहीं, पीपल उसको ओन कर रहे हैं। जॉइंट सेक्टर होती है जो दोनों जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनी है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की, और मैनेज द इंडस्ट्री। तो ये तीन कैटेगरी है, सरकार, प्राइवेट और जॉइंट। अब ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, कुछ ऐसे एरिया रहे हैं जो शुरुआत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से ही काफ़ी उनको दिस किक स्टार्ट मिला, अर्ली स्टार्ट मिला, तो वो लार्ज ह्यूज इंडस्ट्रियल रीजन बन गए। इनको भी एक क्विकली हम देखते हैं। तो दीज आर बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री, लोकेटेड हैं, जैसे कोल फील्ड, अब जहाँ कोयला था तो वहाँ इंडस्ट्रीज बन गई। एंगेज इन मेटल स्मेल्टिंग हो रही है वहाँ पे, हैवी इंजीनियरिंग हो रही है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहा है। ये इंडस्ट्रीज आर नोन एज दिस स्मोक स्टैक इंडस्ट्री। कोल, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल जो हैं ट्रेडिशनली जहाँ बनी है, इनको बोलते हैं स्मोक स्टैक इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, यहाँ हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। यहाँ डेंसिटी हाउसिंग बहुत ज़्यादा है और यूजुअली बहुत सारे लोगों को बहुत कम जगह पे रख दिया जाता है, तो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ यहाँ पे लिविंग हो जाती है, पुअर सर्विसेज मिलती है। एनवायरनमेंट अनअट्रैक्टिव होता है, पॉल्यूशन दिखता है, वेस्ट हीप्स दिखता है एंड सो ऑन। तो ट्रेडिशनली ये कुछ डीमेरिट्स थे, नेगेटिव दिखने को मिलते थे दिस इंडस्ट्रियल रीजन्स में, बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी इज ह्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन, डेरेलिक्ट लैंड एरिया, बिकॉज ऑफ कई बार फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड के कारण। तो ये कुछ वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में। फैक्ट्रीज खाली पड़ी हुई है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे, दिस इज द वे। ऐसा ही एक रीजन है जैसे रूहर कोल फील्ड है जर्मनी में, ये काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में किसको बोला जाता है इंडिया का रूहर? आंसर दिस क्वेश्चन। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज यहाँ कोल और आयरन बहुत था, जर्मनी में है ये। स्टील बनता था यहाँ पे, और स्टील को बोला जाता है बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। अभी भी हम कोविड-19 के बैकड्रॉप में इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना चाहते हैं ना, तो हम ये देखते हैं स्टील प्रोडक्शन कितना हुआ।
But as the demand for coal declined, industry started shrinking. Even after the iron ore was exhausted, the industry remained using imported ore brought by waterway to the Ruhr. तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री सरवाइव किया। जब यहाँ पे आयरन ओर एग्जॉस्ट हो गया तो वो आयरन ओर का वहाँ पे इंपोर्ट करने लग गए वाटरवेज से, बट फैक्ट्रीज वहीं पे बनी रही। फैक्ट्रीज यूजुअली खुद को शिफ्ट नहीं करना चाहती बिकॉज बहुत पैसा लग जाता है फैक्ट्री बनाने में, तो वो शिफ्ट नहीं करने का ट्राई करती हैं। Ruhr region is responsible for 80% of Germany's total steel production. This is huge. अब चेंजेस आते हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में, डिके होता है कुछ एरिया का, देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पॉल्यूशन भी होता है। फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी जो रूहर की है वो बेस्ड है लेस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड स्टील फॉर विच इट वाज इनिशियली फेमस। अब समय के साथ ये खुद को बदलेगा भी, मोर ऑन द न्यू इंडस्ट्रीज लाइक ह्यूज ओपेल कार असेंबली हो गई, केमिकल प्लांट्स बन गए, यूनिवर्सिटीज आ गई, आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स आ गए, तो ये नया रूहर लैंडस्केप हो गया। इसका रीसेंट एग्जांपल आप यूएई को देखो। यूएई ट्रेडिशनली ऑयल पे डिपेंडेंट था, बट अब यूएई बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है, फाइनेंसेस में आ रहा है, टूरिज्म में आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी, यूएई एंटरटेनमेंट। यूएई बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इकोनॉमी, नया यूएई बनने का ट्राई कर रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, तो ये क्या थी, ये रूहर कोलफील्ड जर्मनी वाला था। हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक कंपनीज होती हैं, ये बेसिकली फुटलूज होती हैं ज़्यादातर, आप इनको कहीं पे भी लगा सकते हो। ये लेटेस्ट जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च, R&D हो रही है। इससे मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस्ड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर हो रहा है। प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, ये लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स होते हैं यहाँ पे। वाइट कॉलर, यहाँ पे R&D में वाइट कॉलर वर्कर ज़्यादा दिखेंगे। ये हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्होंने किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है। आउट नंबर द एक्चुअल प्रोडक्शन ब्लू कॉलर, और ब्लू कॉलर वो होते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ब्लू कॉलर ये R&D वाले हो गए। रोबोटिक्स यहाँ पे आएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट होगा नए केमिकल का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। ये सारी चीज़ें हैं, ये हाईटेक इंडस्ट्री को दिखाती है। अब नीटली स्पेस्ड होगी, नया है तो लॉ है, लो है नीटली स्पेस्ड है, मॉडर्न डिस्पर्स्ड है, ऑफिस प्लांट्स, लैब बिल्डिंग्स, मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर्स हैं, फैक्ट्रीज है, स्टोरेज एरिया है, हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है, प्लान बिजनेस पार्क्स है, हाईटेक स्टार्टअप्स हैं। ये रीजनल लोकल डेवलपमेंट स्कीम सब जगह यहाँ पे हो रहा है। हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, सेल्फ सस्टेन भी होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, इनको टेक्नोपॉलिस बोलते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ शहर है बंगलुरु, और एक जैसे कैलिफोर्निया है टेक्नोपॉलिस है। सिलिकॉन वैली नियर फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन फॉरेस्ट है सिएटल में, माइक्रोसॉफ्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं टेक्नोपॉलिस के। इंडिया में भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप बताइए डिफरेंट सिटीज टेक्नोपॉलिस। Manufacturing contributes significantly to the world economy. Iron and steel, textile, automobile, petrochemical, electronics, ये कुछ वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं आयरन एंड स्टील का। पहले कोल देखा था रूहर, अब ये आयरन एंड स्टील है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी बेस है दूसरे इंडस्ट्री का, बिकॉज यहाँ जो स्टील बना उससे दूसरी चीज़ें बनेगी, तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। पहले हमने देखा था कंज्यूमर गुड्स वाली, नहीं, आयरन एंड स्टील कंज्यूमर गुड्स नहीं, दिस इज बेसिक इंडस्ट्री। ये बेसिक है बिकॉज ये रॉ मटेरियल देती है दूसरे इंडस्ट्रीज को अपने सामान बनाने के लिए, मशीन टूल्स, प्रोडक्शन एटसेट्रा। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री बिकॉज लार्ज क्वांटिटी बल्कि रॉ मटेरियल लगेगा, ह्यूज होता है दिस वेट, प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो हैवी। आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन के ओर से, खदानों से निकालेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस होगा, कार्बन कोक वहाँ पे यूज होगा, लाइमस्टोन यूज होगा, ये सारी प्रोसेस है दिस एक्सट्रैक्शन की। मोल्टन जो आयरन होगा उसको ठंडा किया जाएगा, फिर उससे जो पहला फॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड पिग आयरन, रॉ होता है, इससे बनेगा फिर स्टील, इसको स्टील में कन्वर्ट होगा। इसमें जब स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होगा मैंगनीज, तो रॉट आयरन, पिग आयरन को कन्वर्ट करेंगे हम स्टील में मैंगनीज डाल के। लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री ट्रेडिशनली लोकेटेड होगा क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे आयरन और कोल, मैंगनीज, लाइमस्टोन जहाँ पर है वहीं पे हम बनाएंगे। या फिर वेयर दीज कुड बी इजीली ब्रॉट, जैसे कि पोर्ट में, कई बार जो पोर्ट्स होते हैं शिप से आप आराम से आयरन ओर ले आओ, जापान यही करता है, और फिर वहाँ पे स्मेल्टिंग कर देता है। अब बन गया मिनी स्टील मिल्स। मिनी स्टील मिल्स एक्सेस टू मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनपुट।
मिनी मिनी जो होते हैं ना, ये इनको मार्केट की प्रॉक्सिमिटी चाहिए ताकि क्विकली ये सप्लाई कर सकें अपना प्रोडक्ट वहाँ पे। दे आर लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड ऑपरेट, कैन बी लोकेटेड नियर मार्केट्स बिकॉज यहाँ पे एबंडेंस ऑफ स्क्रैप मेटल है। ये इनका मेन इनपुट है। ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द स्टील वॉज प्रोड्यूस एट लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट्स। मिनी मिल्स आर लिमिटेड टू जस्ट वन स्टेप प्रोसेस स्टील मेकिंग। तो इनका इनपुट भी या तो ये स्क्रैप करते हैं कि जो मतलब यूज्ड स्टील है उसको फिर से स्क्रैप करके वापस रीमेल्ट करके नया कुछ बना दो। तो ये क्या हुआ, मिनी स्टील हुआ। तो दिस इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। This section is distribution. Industry is one of the most complex and capital intensive industries. जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं ये मोस्टली कॉन्सेंट्रेट है एडवांस्ड कंट्रीज में। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं। यूएसए में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो होता है अपलैचियन रीजन में। पिट्सबर्ग रीजन है। ग्रेट लेक्स है ना, इन सारी लेक्स का नाम बताइए। शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लॉराइन, बफेलो एंड डुलुथ। ये जो सिटीज़ हैं, ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं यूएसए के, उसके आसपास है और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड है ये एरिया बहुत। फिर अटलांटिक कोस्ट है, स्पैरोस पॉइंट एंड दिस मॉरिस फाइल। यहाँ चीज़ें इंडस्ट्रीज काफ़ी देखने को मिलती है यूएसए में। यूएसए में भी ज़्यादातर जो एडवांस्ड एरिया है वो या तो ये पैसिफिक है या फिर ये अटलांटिक है और ये वाला लेक रीजन है। इंडस्ट्रीज हैज़ ऑल्सो मूव टूवर्ड सदर्न स्टेट, अलाबामा में भी अब मिलेगी। पिट्सबर्ग एरिया अब लूजिंग ग्राउंड हो रहा है। लेक रीजन यूजुअली पहले काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज था बट फिर अब धीरे धीरे कम होगा। रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बन जाएगा ये, बिकॉज इंडस्ट्रीज का भी नेचर चेंज होता है। एक दौर आता है जिसमें ठीक करती हैं, फिर वो नेचर चेंज हो जाता है। यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, रशिया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं बर्मिंघम, शेफील्ड है यूके में। यूके में कौन सा है, बर्मिंघम एंड शेफील्ड। ड्यूसबर्ग, डॉर्टमंड, डुसेलडॉर्फ एंड एसेन, ये है जर्मनी में। ला कॉसो, ये है सेंट एटीन फ्रांस में, दिस इज फ्रेंच, ये फ्रांस में है। मॉस्को में है सेंट पीटर्सबर्ग, लिपस्टेक, लिपेट्स्क, ट्यूला, रशिया, किरोवोई रॉग, ये रशियन है, ये रशिया में है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये सारी चीज़ें बनी हुई है, इंडस्ट्रीज के हाउसेज हैं, एरियाज हैं। दिस इज डोनेट्स्क, ये यूक्रेन में है। एशिया में इंपॉर्टेंट सेंटर्स है नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा, जापान में है। शंघई है, दिस इज टिएनस्टीन और वुहान चाइना में है। इंडिया में जमशेदपुर, कुल्टी, बोनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सालेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ये इंडिया में है। अब इसका आप एटलस देखिए और ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉइंट करिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो इनका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग आता है कि इस प्लेस को पॉइंट करना है। मैपिंग में वो प्लेस एग्जैक्टली मैप में बताना है, पॉइंट करना है और उसके बारे में 3-4 लाइंस भी लिखनी होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये सब सेक्टर है। इसमें हैंडलूम, पावरलूम, मिल सेक्टर आ जाएगा। ये लेबर इंटेंसिव होगी, तभी आप देखना दिस टेक्सटाइल और दिस हैंडलूम्स और दिस अपैरल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होती है। लुक एट द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश, सेमी स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। ये स्मॉल कैपिटल होता है यहाँ पे। जैसे महात्मा गांधी जी क्यों इतना प्रमोट करते थे खादी को, बिकॉज खादी से एक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ये सेक्टर में स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक है। पावरलूम सेक्टर ने इंट्रोड्यूस कर दिया मशीन्स, तो लेस लेबर इंटेंसिव हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई। कॉटन टेक्सटाइल मिल हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। फाइन क्लोथ्स इन बल्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन चाहिए। रॉ मटेरियल इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेक, इजिप्ट, यहाँ पे कॉटन बहुत मिलता है। रॉ कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ब्लैक सॉइल, द यूके, न्यू नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जापान, यहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल है। इंपोर्टेड यार्न आता है यहाँ पे, धागा। यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इंपोर्ट्स। इंडस्ट्री हैज टू फेस वेरी स्टिफ कंपटीशन सिंथेटिक फाइबर्स से, इसीलिए ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है यहाँ पर। अब जो कॉटन होता है ना, इसका धागा बनाना और नेचुरल क्लोथ जो आर्टिफिशियल आ गया है, सिंथेटिक फाइबर आ गया है, ये ज़्यादा रोबस्ट भी हो रहा है, प्रोडक्शन ईजी है, कॉस्ट भी कम है, तो ये कॉम्पिटिशन दे रहा है कॉटन को। साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अगर लाएं तो इंडस्ट्रीज चेंज हो सकती है। जैसे जर्मनी ने कांस्टेंट रिकॉर्ड ग्रोथ किया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 70s तक, बट नाउ इट हैज डिक्लाइन। अब इट हैज शिफ्टेड टू लेस डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे लेबर कॉस्ट आर लो। तो द पॉइंट इज कि जो इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होता है, इनका नेचर चेंज होता है, दौर बदलता है, इनको भी अपने समय के हिसाब से बदलने की ज़रूरत होती है।
अब ये एक्सरसाइज है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट से यू कैन गेट दिस पीडीएफ। इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली, ये किस टाइप का होगा? रॉ मटेरियल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी फॉर अदर इंडस्ट्री, तो उसको कौन सी टाइप की इंडस्ट्री बोलेंगे? करेक्टली मैच करिए इन सब एरिया को। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग फुटलूज हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी। मेजर ट्रेंड्स क्या है? हाईटेक इंडस्ट्री क्या है? अफ्रीका हैज इमेंस नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये चीज हमने देखा, प्राइमरी से हम सेकेंडरी में आ गए। secondary activities, secondary industries, secondary activities, manufacturing and all. So this covers our chapter number 6. अब हम और एडवांस होंगे, अब हम टर्जरी और क्वाटरनरी एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।